हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्नेहा आज आपके सामने फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हमने पिछली 2 वीडियोस में जाना, हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं पॉलिटी के। हमने आपका यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज और आपके नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में जाना है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के लिए, जो आपके अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की जब हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए मौलिक अधिकार क्या है। तो जानते हैं मौलिक अधिकार की परिभाषा, जो कि है मौलिक अधिकार व मौलिक कानूनी सुरक्षा है जो देश में लोकतंत्र के मूल ढांचे की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान की जाती है। वे व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा अनुसूचित करते हैं। राज्य द्वारा स्थापित मनमानी या अन्यायपूर्ण कार्यों के हाथों किसी भी प्रकार के दुरुपयोग के खिलाफ उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। इन अधिकारों के उद्देश्य एक समान समाज का निर्माण करना है जहां कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना हो और समानता कायम रहे, जिससे सामाजिक न्याय मिले। ये भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, जहां ये सभी अधिकार मौजूद हैं और इस प्रकार लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए प्रत्येक नागरिक के सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार के साथ साथ महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। मौलिक अधिकार मीन्स जो हमारे अधिकार होते हैं, हमारे को किसी अन्याय के खिलाफ, किसी भी दुराचार के खिलाफ, जो भी बिना पक्षपात के सभी लोगों के समान अधिकार, सम्मान बोलने का अधिकार, ये जितने भी हमारे अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार के अंदर आते हैं। और जो मौलिक अधिकार है वो आपका भाग 3 के अंदर आता है, जो हमारा अनुच्छेद भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 आते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे क्या है, बेसिकली मौलिक अधिकार जो हमारे, जो प्रत्येक व्यक्ति के, हमारे देश के लिए या हमारे लिए जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इन्हें मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं। इसलिए मौलिक का अर्थ होता है कुछ ऐसा जो किसी चीज का आवश्यक सार या आधार बनता है। मौलिक का मीन्स क्या होता है, कुछ ऐसा जो किसी चीज का आवश्यक सार और आधार बने, कोई इंपॉर्टेंट चीज या बेस बने उसका। मौलिक माने जाने वाले अधिकार वे बुनियादी मानव अधिकार हैं जो नागरिकों को मनुष्य के रूप से स्वतंत्र और पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए आवश्यक हैं। मौलिक अधिकार वो हमारे मानव के अधिकार हैं जो नागरिकों को मनुष्य के रूप में स्वतंत्र और पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए, जो हमें स्वतंत्र रहने के लिए, फ्रीडम रहने के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे पूर्ण रूप से विकास के लिए आवश्यक हो, वो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार में हमारे आता है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। क्या क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता से रहना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपना किसी भी धर्म, हम अपना धर्म के खुद हम चुन सकते हैं, कोई हमें नहीं थोप सकता हमारा धर्म। राइट एजेंट एक्सपोर्टेशन, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, अपने खुद से शिक्षा का पढ़ने का, अपनी संस्कृति का अधिकार, ये सब हमारे अधिकार होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। ये हम जो है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आपके अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। जो समानता के अधिकार हैं वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में बताए गए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक को कवर करता है और गैर भेदभाव को की धारणा के साथ साथ सभी के लिए समान अवसरों की अवधारणा को मूर्त रूप से देता है। और ये है, ठीक है, इसके हम देखते हैं क्या है आपके
अनुच्छेद 14 भारत में कानून के समक्ष समानता और कानूनों को समान संरक्षण प्रदान करने तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। जो भी भारत के नागरिक हैं उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी कास्ट से, कैसे भी बिलोंग करते हो। भारत के नागरिक होने के साथ होने के कारण उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो सबके सब समान है। ठीक है। अनुच्छेद 15 देखते हैं। ये अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है। साथ ही यह महिलाओं, बच्चों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है। ये आपका जो आर्टिकल 15 है वो बताता है कि आप किसी भी धर्म, किसी भी नस्ल, किसी भी जाति, किसी भी लिंग के हो, वो आपके लिए सब लोग समान हैं। और जो आपकी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से भी आपके लिए जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोगों को भी विशेष प्रावधान, विशेष चीजें दी गई हैं। ठीक है। अनुच्छेद 16 में देखते हैं। ये अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता प्रदान करता है। अवसर की समानता प्रदान करता है और राज्यों के अधीन किसी भी नियुक्ति या कार्यालय के लिए प्रावधान करता है। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, जो भी हमारे कार्य होते हैं, जो आपके सार्वजनिक रोजगार के मामले हैं, अवसर हैं, उनमें भी आपके लिए समानता का समान ही है। ये नहीं कि किसी के लिए आपके कोई अधिकार और दूसरों के लिए कोई अधिकार है। सारे लोगों के लिए, सारे भारतीयों के लिए समान अधिकार मिलते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 17 में देखते हैं। यह है अनुच्छेद अपृक्ष्यता को समाप्त करता है तथा किसी भी रूप से इसका अभ्यास दंडनीय अपराध माना जाता है। छुआछूत मतलब, अपृक्ष्यता मतलब छुआछूत को समाप्त करता है। अगर कोई मानता है तो ये आपका एक दंडनीय अपराध बनाता है। ठीक है। अनुच्छेद 18 में आता है कि उपाधियों को समाप्त करता है, क्योंकि राज्य किसी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। समानतावाद अधिक सक्रिय है। हालांकि सैन्य और शैक्षणिक मतभेद इस निषेध से बाहर है कि कोई किसी भी उपाधि पर हो, कोई किसी भी पोजीशन पर हो, ये आपकी उपाधि नहीं मानता, क्योंकि हमारा राज्य उपाधि प्रदान नहीं है। ठीक है। तो आपके लिए उन लोग, जो लोगों के पास उपाधियां हैं, वो लोग भी हमारे लिए समान हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपका आता है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से एक है। इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक कई स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिनके बिना व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पूरा नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका विशेष अधिकारों में से एक माना जाता है। तो इसमें अब देखते हैं अनुच्छेद जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक के बीच में आता है। देखते हैं अनुच्छेद 19 में क्या है। अनुच्छेद 19 ये 6 स्वतंत्रताओं से संबंधित है, जिनमें भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशा शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हितों में उचित प्रतिबंधों के अधीन है। ये 6 स्वतंत्रताओं में संबंध करता है, जो आपका भाषण, व्यक्तित्व, सभा, संघ, आंदोलन, निवास, पेशा में शामिल हैं। उनके प्रत्येक संभुक्ता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हितों में इनके प्रबंधों का के अधीन है ये। ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या बताता है। ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। अपराधों के क्षेत्र में के लिए ये आपके संरक्षण प्रदान करता है, जिनमें पूर्वव्यापी कानूने दोहराए खतरे, एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा चलाया जाना और आत्मदोष के विरुद्ध संरक्षण शामिल है। जो आप इसमें क्या है, कानून है जो कि दोहरे खतरे, मतलब एक ही जब अपराध पर आपके 2 बार मुकदमा चलाया गया है तो उस पर अधिकार है कि आपको
वो आपने अपने लिए अधिकार है कि आप उसको जो मुकदमा वगैरह चलाया गया है उस पे अपने लिए लड़ सके, अपने लिए अपील कर सके। ठीक है। अनुच्छेद 21 में बताया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी व्याख्या बहुत व्यापक अर्थ में की है और इसमें कई व्युत्पन्न अधिकार शामिल किए हैं, जैसे गोपनीयता का अधिकार, स्वतंत्रता, स्वच्छ पर्यावरण अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार। ठीक है। इसमें आपके जीवन और व्यक्तिगत का स्वतंत्रता का अधिकार बोला गया है इसको अनुच्छेद 21 को, जिसमें व्यक्ति को आपके जो सुप्रीम कोर्ट है अधिकार दिए हैं और उसको बहुत ही उसकी जो व्याख्या है बहुत ही अच्छे ढंग से बोली गई है। उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि गोपनीयता का अधिकार आप रख सकते हैं, आपके पास अधिकार है, आपको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार रखना है। आपके ये नहीं कि आपके पास अधिकार है तो आप कुछ भी कर सकते हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हो, नहीं, आपके पास है कि आपको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, अपने सम्मान के साथ जीने का अधिकार आपको है, ये अनुच्छेद 21 बताता है। अनुच्छेद 22 में बोला गया है कि मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी देता है और इसमें परिणाम स्वरूप प्रक्रियागत सुरक्षा भी प्रदान करता है, जैसे कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार पर जानने का अधिकार, कानूनी सलाहकार में परामर्श और वार्ता, बचाव का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट से समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। जब आप गिरफ्तार होते हैं तो उसके भी आपके कुछ राइट हैं, जो आपके मनमाने रूप से गिरफ्तारी होते हैं किसी भी चीज़, तो उसके गिरफ्तारी की भी आपके पास राइट है, जैसे कि आपको गिरफ्तारी के दौरान आपको जानने का अधिकार है, कानूनी सलाहकार से परामर्श ले सकते हैं, जैसे लॉयर वगैरह से परामर्श लेना। बचाव का क्या है अधिकार है अपना, गिरफ्तारी के 24 घंटे में ही आपको मजिस्ट्रेट के पास उस जो आपका कैदी जो भी है आपका जिसको आपने गिरफ्तार किया है उसको पेश करने का अधिकार भी है आपका पास। अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसे अनुच्छेद 23 और 24 में शामिल किया गया है, समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शोषण को समाप्त करने के लिए निर्देशित है। शोषण आपका एक खुद में ही एक बहुत अहम हिस्सा, एक अहम मुद्दा माना जाता है हमारे देश का, तो उसके लिए भी हमारे पास अधिकार है और ये अधिकार सिर्फ आपकी लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है, जो आपके सब लोगों के लिए ये अधिकार सेम माने जाते हैं, जो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में बताए गए हैं। अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि मानव तस्करी, बेगार, अनिवार्य श्रम और अन्य प्रकार के अनिवार्य श्रम पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को श्रम करने के लिए मजबूर या बलपूर्वक प्रयास नहीं किया जा सकता। इसमें आपका जो अनुच्छेद 23 है उसमें बताया गया है कि मानव तस्करी मतलब मानव को बिना चाहे, उनके बिना इच्छा के एक देश से दूसरे स्थान में बेचना, उसको भेजना, ये सब चीज़। बेगार मतलब अनिवार्य श्रम आपको कराना, किसी भी जो उसमें आपकी इच्छा नहीं है, मजबूरन आपको करनी पड़े, जबरदस्ती कोई कराए, तो ये आपको इस चीज़ के रूप पे माना नहीं जाता, ये आपके अधिकारों में नहीं आता है। तो आप इसके थ्रू अनुच्छेद उनको जो भी आपके साथ ही करता है उन्हें अनुच्छेद 23 के तहत कोई ना कोई सजा सुनाई जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 24 में आपको बताता है किसी भी कारखाने, खदानों या किसी भी प्रकार की खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, जो बच्चों को आर्थिक शोषण से बचाता है और बच्चों को बाल सुख का अधिकार देता है। इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स में से माना जाता है कि काम करने के लिए आपको किसी भी कारखाने में, किसी भी खतरनाक किसी फैक्ट्रियों में, जो भी खदानों में जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते।
ये इसमें ये अनुच्छेद बताता है। जो बच्चों के आर्थिक शोषण से बचता है, क्योंकि उनका देखो शरीर खर्च होता है, उनकी मासूमियत पे खर्च होता है, उनका बचपन भी का बेरोज जो आप काम करते करते निकल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है। अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य से गठित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्म की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के मुद्दे पर भारत के रुख पर जोर देता है। अनुच्छेद 25 में क्या बताया है? यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के को मानने, उसका अभ्यास करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। वह शर्तों की यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के साथ असंगत ना हो और अंतरधार्मिक सहिष्णुता की ओर ले जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 26 देखते हैं। अनुच्छेद 26 है आपका, यह धार्मिक प्रदायों को धर्म से संबंधित अपने आंतरिक मामलों के निपटाने, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान चलाने और संपत्ति को संभालने के अधिकार देता है। जो आपके धर्म के अपने खुद के मामले हैं, आप उन्हें अपने व्यक्तिगत रूप से सुलझा सकने का आपको ये अधिकार देता है। ठीक है, अनुच्छेद 27 में देखते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कर के अधीन नहीं होगा जिसकी आय का पूरा और आंशिक हिस्सा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष धर्म को भुगतान करने के रूप में जाता है या जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने जो भी आपके कर इतना अधीन नहीं होगा अपने टैक्सेस का, जिनका टैक्सेस आपका पूरा आंशिक हिस्सा प्रत्यक्ष सही या गलत रूप कैसे भी रूप से उस किसी भी विशेष धर्म में भुगतान के लिए नहीं जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 28 में बोला गया है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, ना ही किसी छात्र को अपने या किसी अन्य धर्म से किसी शिक्षा लेने के लिए बाध्य किया जाएगा, जब तक कि उसके माता पिता या अभिभावक ऐसा ना चाहे। कोई भी बच्चे को किसी भी तरह की शिक्षा, किसी भी धर्म की शिक्षा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उसके माँ बाप या उसके जो मेंटोर हैं उनसे सलाह ना की जाए, जब तक वो लोग नहीं चाहते, जब तक उन्हें कोई भी इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 में आती है। ये वही लिखा है जो शैक्षिक अधिकार से संबंधित है, जिनके उद्देश्य अल्पसंख्यकों और के सांस्कृतिक और शैक्षिक हितों की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 29 देखते हैं, नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार होता है। यह नागरिकों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार की भी रक्षा करता है। जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी भाषा लिपि है, उसको सुरक्षा देने का, उसके आपकी रक्षा करने का इसमें आपको अधिकार है। अनुच्छेद 3 में देखते हैं, ये निर्धारित करता है कि अल्पसंख्यक और भाषीय रूप से विभिन्न समुदायों द्वारा अपने पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और प्रबंधित की जा सकेंगी। राज्य उनकी शैक्षणिक स्वायत्तता के सम्मान करेगा और सहायता प्रदान करने के उनके साथ समान व्यवहार करेगा। कोई भी आपकी भाषीय समुदाय जो भी है अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकती हैं, उसमें आपका जो राज्य है, जो आपका देश है, उसमें सहायता प्रदान करेगा और आपको सम्मान देगा। ठीक है, अब देखते हैं संवैधानिक उपचार के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में आते हैं। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना जाता है। ये आपका हृदय और आत्मा माना जाता है। क्वेश्चन एग्जामिनर इससे भी पूछ लेता है कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो भारत का हृदय और आत्मा माना जाता है, तो वो आपका अनुच्छेद 32 है माना जाता है, क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में जाने की अनुमति देता है।
ये अधिकार आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त देता है, जो कि व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पे अनुमति देता है जाने की। न्यायालयों के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, क्यों, बांटो और उत्प्रेषण जैसा रिट जारी करने की शक्ति है, जो आश्वासन देता है कि मौलिक अधिकारों की उचित रूप से रक्षा की जाती है और किसी भी उल्लंघन का न्याय किया जाता है। इस तरह मौलिक अधिकार को खोखला आश्वासनों से के वजह वास्तविक आश्वासन बन जाता है। ये कोई भी खोखले आश्वासन नहीं देता, ये आपको वास्तविक आश्वासन देता है व्यक्तियों को, जिससे खुद ही आपका जो मौलिक अधिकार वास्तविक रूप से खोखले आश्वासन ना बन के एक वास्तविक आश्वासन बन जाता है। अब देखते हैं भारत के अन्य महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार। इनके अलावा भी भारत के कुछ और महत्वपूर्ण अधिकार है, वो आपके अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13। अच्छा, अनुच्छेद 12 में देखते हैं, अनुच्छेद 12 परिभाषित करता है कि इस संदर्भ में राज्य किसे माना जाता है। इसमें सरकार के सभी स्तर शामिल हैं, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय। इसमें राष्ट्रीय सरकार के नियंत्रण में काम करने वाला कोई भी प्राधिकरण शामिल है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मौलिक अधिकार मुख्य रूप से सरकार के कार्यों पर प्रतिबिंब लगाते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं वो आपके मुख्य रूप से सरकार के कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, इसलिए एक अधिकार में से एक माना जाता है। अनुच्छेद 13 देखते हैं। अनुच्छेद 13 उन सभी कानूनों को संबोधित करता है जो मौलिक अधिकारों का विरोध या उल्लंघन कर सकते हैं। यह स्थापित करता है कि यदि कोई कानून संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के विरुद्ध है तो वह उस पर संघर्ष की सीमा तक अमान्य है। इसलिए यदि कोई कानून मौलिक अधिकार का विरोध करता है तो उसे अदालत की चुनौती दी जा सकती है और उसे पलटा जा सकता है। ये कानून आपको संबोधित करता है कि जो आपके मौलिक अधिकार का विरोध कर रहा है या उसका उल्लंघन करता है, तो ये कानून को आपको जो आपके मौलिक अधिकारों को चुनौती दे रहा है वो आपके जो विरोध है उसे पलटा जा सकता है उस अधिकारों को। ठीक है, नेक्स्ट अधिकार देखते हैं हम, अनुच्छेद 33, 34 और 35। ठीक है, अनुच्छेद 33 संसद को सैन्य, अर्धसैनिक और खुफिया संगठनों के मौलिक अधिकारों पर लागू होने वाला कुछ अधिकार देता है। ये उन बलों के भीतर व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने की हित में प्रतिबंध या संशोधन करने की अनुमति देता है। हालांकि अधिकारों को अनुचित रूप से सीमित करने से बचने के लिए इस अधिकार का विवेकपूर्ण तरीकों से उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 34 में बताया गया है कि भारत में कब मार्शल लॉ घोषित किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि संसद के पास किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्तियों को उस क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के लिए किसी भी तरह से अपराध के लिए मुकदमा चलाने या आरोप लगाने से बचने के लिए कानून पारित करने की शक्ति या मार्शल लॉ घोषित किया गया था। ये अनुच्छेद 34 जो है वो आपका मार्शल लॉ घोषित किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 35 में बनाया गया। अनुच्छेद 35 संसद को संविधान के भाग 4 राजनीति के निर्देशक सिद्धांत और भाग 4A मौलिक कर्तव्यों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। जो प्रावधान मौलिक अधिकारों की तरह सीधे अदालत में लागू नहीं होता, लेकिन वे नीति निर्माण में सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नीति निर्माण में सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करने का होता है। और ये संविधान भाग 4 के राजनीति के निर्देशक सिद्धांत और भाग 4A के मौलिक कर्तव्यों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आपका अधिकार देता है। ठीक है, अगर आपको मेरे मौलिक अधिकारों कुछ समझ में आया हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपने कुछ नया जाना हो,
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आने वाली वीडियोस आप जो भी चाह रहे हो, जिस भी टॉपिक पे या इस टॉपिक में कुछ कमी दिखी हो तो आप हमें कमेंट में कर बता सकते हैं। अगर आपको फ्री ऑफ मॉक्स चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट www.examroots.com पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक्स लगा सकते हो और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप ऐसी ही प्रिपरेशन करते रहिए, मैं आपके सामने ऐसी ही यूजफुल वीडियोस लाती रहूंगी और आपकी प्रिपरेशन में अपना थोड़ा सा योगदान देती रहूंगी। धन्यवाद।